नाम से ही क्लियर है, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। जब किसी एक इलेक्ट्रोफाइल को कोई इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, सपोज दैट कोई एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो यानी कि सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन दो टाइप्स का होगा, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूशंस किया जा रहा है तो सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, या फिर न्यूक्लियोफाइल को किसी भी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। मान के चलो यहाँ पे R ग्रुप है और यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल के साथ सपोज एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल को अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिवली चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल को किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो यही दो कैटेगरीज का रिएक्शंस आपको सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन के अंदर आएगा, या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। यानी कि सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन के टू टाइप्स, या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो आप ये क्लियरली पहले नोट डाउन कर लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन को, फिर जाके हम एक एक डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब इसका फर्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम डालने वाले हैं हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस का। तो फर्स्टली आप डाल लो हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस क्या होता है? सबसे पहले हेडिंग डाल लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन का क्या मीनिंग है? जैसे मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया RCl। ये कौन सा कंपाउंड है? R4 एल्काइल, Cl4 क्लोराइड। तो ये हैलो एल्केन है, क्लियर है? RCl हैलो एल्केन है। अब हैलो एल्केन का जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप बताओ, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? Cl क्या है? Cl पे होता है निगेटिव या पॉजिटिव? तो निगेटिव जो होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा ना। तो इसका फंक्शनल ग्रुप किस नेचर का हो गया? न्यूक्लियोफाइल। अब अगर इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है, हटाना है, रिप्लेस करना है, जैसे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? उसको डिस्प्लेस करके कोई और न्यूक्लियोफाइल आके कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सिंपल मीनिंग क्या हुआ? जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंस है, उस न्यूक्लियोफाइल को एक अदर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट करेंगे। मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया OH नेगेटिव। OH नेगेटिव किसका होता है? एल्कोहल का। OH नेगेटिव किसका होता है? एल्कोहल का। तो एल्कोहल का जो OH नेगेटिव है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है और Cl भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो इस OH नेगेटिव को हमने क्या किया? इस न्यूक्लियोफाइल को इस Cl नेगेटिव पे अटैक करवाया। तो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करवा रहा है तो एडिशन कभी भी नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा। तो दिस इज द कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये Cl को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या बन जाएगा? RNu नेगेटिव, और Cl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंपल।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है? सो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जिस कंपाउंड में हम ये रिएक्शंस कर रहे हैं उस कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप पे, हमने बताया था जनरली ऑल फंक्शनल ग्रुप आर न्यूक्लियोफिलिक नेचर, तो जितने फंक्शनल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, तो वो जो सामने वाला न्यूक्लियोफाइल आके उसको क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले फर्स्टली इसको जो है नोट डाउन कर लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, फिर इसको डिटेल हम करने वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप नोट डाउन कर लो। हम इसके टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग डाला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स के होता है, 2 टाइप्स का, और ये क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको फर्स्ट टाइप कहते हैं SN1, कैपिटल S कैपिटल N 1, SN1। सेकेंड को कहते हैं SN2, S फॉर सब्स्टिट्यूशंस, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, 1 फॉर यूनिमॉलिकुलर। तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, बट कौन सा? यूनिमॉलिकुलर। यूनि मतलब 1 और मॉलिकुलर ये 1 4, 1 स्टैंड फॉर क्या? यूनिमॉलिकुलर। S फॉर क्या? सब्स्टिट्यूशंस, N फॉर न्यूक्लियोफाइल और 1 फॉर यूनिमॉलिकुलर। इसके क्रॉसपोंडिंग अगर बात करें तो यहाँ पे भी सेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, बट 2 स्टैंड हो जाएगा बाईमॉलिकुलर। तो अभी आप यूनिमॉलिकुलर और बाईमॉलिकुलर में इंटरेस्ट मत रखो, इसको हम बाद में प्रूव करेंगे। इसको यूनि क्यों कहते हैं, इसको बाईमॉलिकुलर क्यों कहते हैं, अभी सिंपल जानो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 2 टाइप्स, एक SN1 और एक SN2। जब SN1 और SN2 को हम इंडिविजुअली स्टडी कर लेंगे तब हम देखेंगे वो यूनिमॉलिकुलर का कंसेप्ट क्या है और बाईमॉलिकुलर का कंसेप्ट क्या है। तो इसको जनरली आप 2 टाइप्स जो है इसी तरीके से नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे SN1। तो SN1 को पहले डील करेंगे। आप हेडिंग डालो SN1, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप्स का, SN1 एंड SN2। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग डालो आप SN1, यानी कि यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये हो गया यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ध्यान से देखो क्या होता है। जनरली ये रिएक्शंस जो है 2 स्टेप्स में होता है, 2 स्टेप्स में होता है। देखो कैसे होता है। जैसे मान के चलो मुझे हैलो एल्केन दिया हुआ है, एक C के साथ एक और C, एक और Cl, और इसके साथ मैंने OH नेगेटिव को ले आया। तो ध्यान से पहले हम देखेंगे जो गिवन कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड हमें क्या दिया हुआ है? हैलो एल्केन। और ये कंपाउंड कुछ ना कुछ अल्कोहल दिया हुआ। मान के चलो इसके साथ R ग्रुप लगा दिए, तो ये अल्कोहल वाला पार्ट है। जब कभी हैलो एल्केन और अल्कोहल इंटरैक्ट करेगा, तो जब भी कभी भी किसी भी कंपाउंड का इंटरेक्शन होता है तो वो अपने फंक्शनल ग्रुप के क्रॉस ही इंटरैक्ट करता है। क्लियर है? तो फंक्शनल ग्रुप के क्रॉस इंटरैक्ट करेगा तो एक हैलो एल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? Cl। और Cl का जो नेचर है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर है, क्योंकि Cl पे होता है नेगेटिव। एल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप OH निगेटिव है, इसका भी नेचर क्या होता है? निगेटिव। इसका भी नेचर क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह होता है। क्लियर है? तो ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। तो कंफर्म बात है, अगर 2 न्यूक्लियोफाइल को अगर रिएक्ट किया जाए
तो कंफर्म बात है रिएक्शन जो होने वाला है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ही होगा। क्लियर है? जब दो न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पे अटैक करके इस वाले पार्ट को क्या करेगा, बाहर करेगा, और मुझे पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, CCOH प्लस RCl बन जाएगा। क्लियर है? तो CCOH बनेगा प्लस RCl बन गया। इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिंपल क्या कर रहे हैं, हैलो एल्केन को एल्कोहल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही हैलो एल्केन को एल्कोहल के साथ इंटरेक्ट किया तो हैलो एल्केन का जो क्लोरीन वाला पार्ट है ये न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है? और OH निगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरेक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, इसीलिए इस रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा गया। क्लियर है? अब देखते हैं ये रिएक्शंस होता है कैसे। तो हमने अभी बताया ये रिएक्शन जब भी होगा, SN1 जब भी होगा वो कितने स्टेप में होगा, कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में। तो इसका पहला स्टेप जो है इसको कहेंगे स्टेप 01। दिस स्टेप इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ध्यान से सुनो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे होगा वो थोड़ा सा फोकस करो। ये जो C है CCCl, तो CCCl, जैसे ही ये CCCl तो यहाँ पे होमोलाइटिक होगा कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, बताओ। हेटेरोलाइटिक होगा। 2 डिफरेंट एटम्स के बीच हमेशा जो बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है वो क्या होता है, हेटेरोलाइटिक। और जो निगेटिव वाला पार्ट है उस पर निगेटिवली और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उस पर पॉजिटिवली लग जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो मुझे 2 पार्ट आ गया, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव प्लस क्या आ गया, Cl निगेटिव। क्लियर है? तो ये कार्बन के ऊपर जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव आया इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। तो ध्यान से क्या देखा इसमें, तो जब भी SN1 रिएक्शंस होगा तो जिस कंपाउंड पे तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाह रहे हो उस कंपाउंड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बना लोगे, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना लोगे। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? तो जो कंपाउंड के कॉरस्पॉन्डिंग, जिस कंपाउंड हैलो एल्केन के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे बनाना है तो हैलो एल्केन का हमने सबसे पहले क्या बना लिया, कार्बोकेटाइन। तो स्टेप 01 बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। SN1 का स्टेप 01 फर्स्ट क्लियर क्या होना चाहिए, तो जैसे ही कभी किसी भी कंपाउंड में SN1 करने जा रहे हैं तो उस SN1 में सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना लिए। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो मुझे पता है, कौन सा डिग्री का कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बोकेटाइन किस डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, पढ़े हैं ना। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कितने डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, टर्सरी सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी, फिर 1 डिग्री और सबसे लिस्ट क्या होता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है। तो देख लेंगे यहां पे अगर टर्सरी बनने की पॉसिबिलिटीज है तो टर्सरी कार्बोकेटाइन बना लेंगे, यहां पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन या प्राइमरी बना लेंगे। तो पहला स्टेप यही होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और मैंने ये भी बताया था जब कोई भी रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है तो जिस स्टेप पे रिएक्शंस का रेट डिपेंड करेगा उसी को क्या बोलेंगे, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां पे जो RDS होगा वो हमारा क्या होगा, कार्बो
कार्बोकेटायन होगा। क्यों होगा कार्बोकेटायन? क्योंकि इसी कार्बोकेटायन पे हमारा रिएक्शंस का क्या कर रहा है, रेट डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो SN1 में फर्स्ट स्टेप के ड्यूरेशंस में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो रहा है और यही फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हमारा RDS होगा। इसी कार्बोकेटायन पे हमारा टोटल रिएक्शंस का रेट डिपेंड करेगा, इसीलिए इस स्टेप को RDS स्टेप बोलते हैं। तो पहला स्टेप आप नोट डाउन कर लो, स्टेप 01, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन अंडर SN1 प्रोसेस। तो ये फर्स्ट पॉइंट पहले आप नोट डाउन कर लो, फर्स्ट स्टेप को नोट डाउन कर लो। हमने 2 स्टेप में रिएक्शंस को प्रोसीड किया, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा। अब जैसे ही यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया तो यहाँ पे कार्बोकेटायन के क्रॉसपोंडिंग हम स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होता है? 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में और लास्ट में मिथाइल में। तो जैसे ही स्टेप 01 हुआ तो हम ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाले स्टेप को, ऊपर वाले रिएक्शंस को इरेज कर दिया। अब जैसे ही स्टेप 01 कंप्लीट हो गया तो अब इसमें एक स्टेप 02 आएगा। स्टेप 02 क्या आएगा? तो हमारा भी कार्बोकेटायन किसके क्रॉसपोंडिंग बना है? हैलो एल्केन के क्रॉसपोंडिंग। अभी एल्कोहल वाला पार्ट क्या है? इंटैक्ट है। एल्कोहल वाले पार्ट को तो हमने यूज ही नहीं किया है। तो जैसे ही कार्बोकेटायन बना तो अब सामने में क्या है? एल्कोहल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां से कार्बोकेटायन बना और Cl नेगेटिव अलग हो गया। अब क्या करेगा? अब इसीलिए स्टेप 02 को बोलते हैं अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग ऑन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कहाँ पे? ऑन कार्बोकेटायन पे। जहां से कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन कैसे बनाया? तो हेट्रोलाइटिक फिजन किया, कार्बन पे कैटायन बना दिया। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो सेकेंड वाला कंपाउंड का है, वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस पे अटैक करके इसके साथ क्या करेगा? एडिशन प्रोडक्ट दे देगा। क्लियर है? तो जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा कंपाउंड? CCOH, यही तो बन जाएगा। तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया और ये RCl साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर एलिमिनेट होगा, बट हमारा मेन प्रोडक्ट तो यही होगा। मेन प्रोडक्ट ये होगा और साइड प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? यहां से जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, RCl निकल के क्या हो गया? बाहर हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले कार्बोकेटायन, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, सेकेंड स्टेप इज द अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही अटैक किया न्यूक्लियोफाइल तो हमने क्या किया? इसमें मेन प्रोडक्ट बना दिया, दोनों न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकेटायन और न्यूक्लियोफाइल को कनेक्ट करके। अब ध्यान से सुनो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने ऊपर में देखा जो SN1 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप्स होता है, लेकिन इस दोनों स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? स्टेप 01। क्लियर है? स्टेप 01 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन बन रहा है और ये कार्बोकेटायन वाले स्टेप को ही हम क्या बोल रहे हैं? RDS। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी कि पूरी रिएक्शंस का रेट किस पे डिपेंड करेगा? पूरी रिएक्शंस का रेट डिपेंड किस पे कर रहा है? स्टेप 01 या स्टेप 02 पे? 01 पे, क्योंकि हमारा जो RDS वाला स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो क्या है? स्टेप 01। तो अगर कोई मुझसे पूछता है तो SN1 का ऑर्डर बता दो, SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दो। किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1? तो ध्यान से देखो, अगर कोई मुझसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 में क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में क्या आ जाएगा? मिथाइल। क्लियर है? क्यों आएगा? क्योंकि इसका RDS क्या है? RDS हमारा इसका क्या है? कार्बोकेटायन है।
यानी कि SN1 में RDS हमारा कार्बोकेटाइन बना है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कार्बोकेटाइन पे डिपेंड कर रहा है। इसी वजह से इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, जितना ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल फास्टली रिएक्ट करेगा। तो जितना ही स्टेबल न्यूक्लियोफाइल उतना ही न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो फास्टली रिएक्ट करेगा। इसीलिए ये पॉइंट मैंने लिखा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 में RDS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, RDS जो है डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, कार्बोकेटाइन पे। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करके इसमें लिख लो, फिर आगे हम चलते हैं इसमें एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सो अभी तक SN1 में हमने क्या देखा, सो SN1 2 स्टेप्स रिएक्शंस है। पहला पॉइंट जो है कंक्लूजन के तौर पे अगर हम बात करें तो SN1 जो है 2 स्टेप्स रिएक्शंस है, 2 स्टेप्स, जिसमें फर्स्ट स्टेप हमारा आया था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन को RDS बोलते थे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसके अकॉर्डिंग हमने बोला था 3rd डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, और लास्ट में मिथाइल। सेकेंड स्टेप जो आया था उसमें क्या किया था, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? तो 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप्स रिएक्शन है। सेकेंड पॉइंट जो इसमें था इंपॉर्टेंट, तो इसमें एक टर्म आया था यूनिमॉलिक्यूलर। अब यहां पे ध्यान से देखो, क्लियर करो यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है। टर्म आया था यूनी मतलब 1 और मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल। तो जैसे यहां पे हमने लिया था एक कंपाउंड जो लिया था वो CCCl लिया था, और क्या लिया था, ROH लिया था। मतलब एक हैलोएल्केन को और एक न्यूक्लियोफाइल को कनेक्ट किया था, हैलोएल्केन पे एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाया था, और इससे जो प्रोडक्ट बना था वो बना था क्या, ये OH नेगेटिव ये Cl नेगेटिव पे अटैक करके इसको बाहर कर दिया था। लेकिन सोचना कैसे, डायरेक्टली बाहर नहीं किया था, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना था, इस कार्बोकेटाइन को फिर OH नेगेटिव के साथ क्या किए, एडिशन करके हमने एक प्रोडक्ट बना लिया था CCOH, ये हमारा मेन प्रोडक्ट आया था। क्लियर है? अब एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, अभी क्लास 12th में ही पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 करके है केमिकल काइनेटिक्स। उस केमिकल काइनेटिक्स में एक रेट लॉ डिफाइन होता है। ये केमिकल काइनेटिक्स में मैं पढ़ाऊंगा, जब फिजिकल डिलीवर करूंगा वहां पे एक कॉन्सेप्ट है रेट लॉ का। क्लियर है? रेट लॉ क्या बोलता है, सो किसी भी रिएक्शन का रेट जो होगा, रेट ऑफ किसका, रिएक्शंस का, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि बिग ब्रैकेट के अंदर लिख दिए तो इसी को हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट। क्लियर है? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में हमारे पास कितने रिएक्टेंट है, CCCl और ROH रिएक्टेंट 2 है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ 2 स्टेप्स, ये जो 2 स्टेप में हमने डिलीवर किया है, इसमें हमने हमारा RDS कौन सा है, फर्स्ट स्टेप वाला। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट RDS क्या है, फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप में कौन सा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ हैलोएल्केन। ध्यान से देखना, एल्कोहल सेकेंड स्टेप में इंट्रोड्यूस होता है, कार्बोकेटाइन तो हमारा फर्स्ट स्टेप से ही बनता है ना। क्लियर है? तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शंस वैसे तो दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन जब इस रिएक्शंस के मैकेनिज्म को स्टडी किया हमने तो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा था, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप, और फर्स्ट स्टेप ही हमारा RDS था।
और फर्स्ट स्टेप में सिर्फ कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा था रिएक्टेंट, सिर्फ कौन सा, हाँ हेलो एल्केन ही पार्टिसिपेट कर रहा था। इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ एक ही रिएक्टेंट का होगा, किसका, हेलो एल्केन का। क्लियर है। दूसरे रिएक्टेंट से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि सेकेंड वाले रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होगा, फर्स्ट रिएक्शन पे ही डिपेंड होगा। अब हेलो एल्केन का ऑर्डर, यानी कि एक्चुअली इस रिएक्शन का रेट सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, इसी वजह से इस रिएक्शंस का ऑर्डर जो आता है वो ऑर्डर कितना आ जाता है, 1। एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है तो ऑर्डर 1, इसीलिए ऑर्डर 1 की वजह से इसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर है। सो रिएक्टेंट तो 2 था, रेट लॉ हमारा कहता था रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट 2 था, बट अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म हमारा एक ही रिएक्टेंट आरडीएस में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो आरडीएस में सिर्फ यही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा था, इसीलिए रेट सिर्फ डिपेंड कर रहा है इसी हेलो एल्केन पे, इससे इंडिपेंडेंट है। तो जब इससे इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्ट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेलो एल्केन, और इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। तो इसी 1 को क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। इसीलिए SN1 को क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, हाँ यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करके आप नोट डाउन कर लो, इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो, यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं इसको। तो ये अभी हमने मॉलिक्यूलर को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। सो यूनिमॉलिक्यूलर किस लिए कहते हैं, क्योंकि 2 रिएक्टेंट में से किसी एक ही रिएक्टेंट पे हेलो एल्केन पे हमारा रेट डिपेंड कर रहा था, जिसकी वजह से रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेलो एल्केन, ऑर्डर 1 यूनिमॉलिक्यूलर। तो सिंपल 2 स्टेप रिएक्शंस यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर का रीजन यही हो जाएगा। सो ये हमारा इसका जो ऑर्डर है, इस रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो 1 है, ऑर्डर 1 है, और इसके वजह से इसको फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। तो कंक्लूजन में स्टेप्स नंबर यानी कि 2 स्टेप्स रिएक्शंस, सेकेंड इज द यूनिमॉलिक्यूलर, थर्ड इज द रिएक्टिविटी ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ किसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो रिएक्टिविटी ऑफ SN1 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा 3rd डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और लास्ट में मिथाइल आएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा पॉइंट हो गया। लास्ट के पॉइंट में ध्यान से देखो, एक लिख रहा हूं PPS। PPS को कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को प्रोवाइड करता हो, प्रोटॉन प्रोवाइड, पोलर प्रोटिक। एक होता है वर्ड प्रोटिक, एक होता है ए प्रोटिक। ध्यान से सुनना, प्रोटिक का मतलब जो H पॉजिटिव देता है, मतलब प्रोटॉन को देता है, और ए प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन को नहीं देता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शंस। तो जब भी कहीं भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ जाए, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या क्या आएगा, तो 2 चीज को याद रखना है, एक वाटर और एक एल्कोहल। तो एल्कोहल एंड वाटर क्या होगा हमारा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो जब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा तो वो किसको फेवर करेगा, SN1 रिएक्शंस को क्या करेगा, फेवर करेगा। क्लियर है। हाँ, तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा SN1 रिएक्शंस के क्रॉसपॉन्डिंग। 2 स्टेप रिएक्शंस, फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकेंड इज द टेकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड पॉइंट इज द यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि यूनिमॉलिक्यूलर इसीलिए बोलते हैं ऑर्डर 1 काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड इज द रिएक्टिविटी ऑफ SN1, एंड फोर्थ इज द PPS पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
तो आप इसको कंक्लूजन के तौर पे 4 लाइन, यानी कि जब भी पढ़ना है तो ये 4 पॉइंट्स को अगर अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस जो SN1 के हैं इजीली लग जाएंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो इसी में हम SN2 पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखो, SN2 मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं। ये SN1 था, अगर इतना पॉइंट आप याद रखते हो SN1 रिएक्शंस में तो इजीली हम SN1 को क्लियरली समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट रिएक्शंस है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का ये टाइप नंबर 2 है। दिस इज द SN2 रिएक्शन। ये बड़ा इजी है, इसको बस 5 से 10 मिनट में फिनिश कर लेंगे। तो SN4 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, बस इसमें सिर्फ डिफरेंस आएगा, 2 हो जाएगा बाई मॉलिक्यूलर, बस और कुछ नहीं है, बाई मॉलिक्यूलर। अब ध्यान से देखो क्या है, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पीछे वाले एग्जांपल को ही हम कवर करते हैं। CCOH CCCl था प्लस हमने इसको डाला था ROH में, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस परफॉर्म होगा। ये नेगेटिव सेम पीछे की तरह ही है, सिर्फ मैकेनिज्म में डिफरेंस होगा। अगर कहीं पे मुझे SN2 दिया हुआ है तो उसका जो पाथवे होगा वो SN1 से अलग होगा। वो क्या होगा वही समझते हैं। ये सिंपल क्या करेगा, Cl आएगा, इसको हटाएगा और सिंपल हमारा प्रोजेक्ट पीछे की तरह ही COH बन जाएगा। यही मेन प्रोडक्ट बनेगा, मेन प्रोडक्ट यही हमारा बनेगा। अब ये रिएक्शंस होता कैसे, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारा हैलोएल्केन है। हैलोएल्केन के अल्फा कार्बन पे फोकस करो। बताया था फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो इस कार्बन पे 4 ग्रुप लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 क्लोरीन। तो 1 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, इसमें से अगर एक X है, X एक्सिस के अलोंग, तो ये क्या हो गया, Y एक्सिस। एक X एक्सिस तो दूसरा Y एक्सिस। अब क्या है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो देखो ध्यान से क्या होगा, एक ग्रुप इस तरीके से लगा होता, ऐसे करके, इसको हम बोल रहे हैं कार्बन सपोज दैट। तो एक ग्रुप कुछ इस तरीके से लगा है। अब कहोगे सर ये क्या है, तो एक इनसाइड द, जैसे ये बोर्ड है, सपोज दैट ये बोर्ड है, तो बोर्ड पे X और Y वाला 2 ग्रुप जो है, X और ये Y बोर्ड पे, ये दोनों ग्रुप जो है वो ऑन प्लेन है, ऑन बोर्ड है। प्लेन मतलब बोर्ड, हाँ 2D है बिल्कुल, ये ऑन बोर्ड पे है। H और Cl ऑन बोर्ड पे है। इसमें से एक इनसाइड द प्लेन है और एक आउटसाइड द प्लेन है। यानी कि अगर इसको एक को +Z बोल दें तो दूसरे को क्या बोलोगे, -Z। तो ये वाला पार्ट जो है वो आउटसाइड है, ये आउटसाइड है, ये वाला पार्ट जो है वो इनसाइड है। और इसी टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। सिंपल, वेज डैश्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ ये कॉन्फ़िगरेशन। सो जब भी कभी किसी कार्बन का 4 ग्रुप होते हैं, क्योंकि इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 1 2 3 4, उसमें से कोई 2 ग्रुप ऑन प्लेन रहेगा और 2 ग्रुप, एक +Z रहेगा, एक -Z रहेगा। अब क्या होता है, जैसे SN1 रिएक्शंस होता है तो सामने का जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है OH नेगेटिव, ध्यान से देखो, ये OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करता है ना, इस कंपाउंड पे बैक साइड से अटैक करता है। ध्यान से देखो, ये कंपाउंड पे बैक साइड से अटैक करेगा। ये देखो, ये कंपाउंड पे बैक साइड से अटैक कर रहा है। कौन, सामने वाला न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इस कंपाउंड के न्यूक्लियोफाइल पे बैक साइड से अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे पास आ रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल उसी के साथ क्या होगा, दूर होते जाएगा। तो इसका इनकमिंग
और इसका आउट गोइंग का रेट क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि रेट ऑफ बहुत इशू है यार ये, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये सामने से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यानी कि रेट ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मतलब OH नेगेटिव इज इक्वल टू रेट ऑफ लिविंग न्यूक्लियोफाइल या आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। रेट ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इक्वल टू रेट ऑफ आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल क्या है, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव का रेट और OH नेगेटिव का आने का रेट, Cl का जाने का रेट और OH नेगेटिव का आने का रेट दोनों आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यानी कि जैसे जैसे ये आएगा वैसे वैसे ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, दूर होते जाएगा। जैसे ही दूर होगा, और ये दोनों क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। हमेशा क्या होगा रिएक्शन में, ये एक साथ होगा। क्लियर है? तो जैसे ही एक साथ होगा, जैसे ही इनकमिंग आएगा ये आउटगोइंग जाएगा, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली होगा। तो अब बताओ यहां पे जो रेट है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है दोनों रिएक्टेंट पे, हैलो एल्केन पे भी कर रहा है और एल्कोहल पे भी कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। पिछले वाले SN1 में क्या होता था, एक न्यूक्लियोफाइल के कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन बन जाता था, फिर बाद में दूसरा न्यूक्लियोफाइल उस पर रिएक्ट करता था। बट इसमें क्या है, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों का प्रोसेस क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो साइमल्टेनियसली होने के वजह से हम क्या बोल सकते हैं, रेट जो हमारा डिपेंड कर रहा है वो हैलो एल्केन साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, ROH पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि पिछले वाले में क्या था, सिर्फ रेट हैलो एल्केन पे ही डिपेंड कर रहा था क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन बनता था, लेकिन इसमें रेट हैलो एल्केन और एल्कोहल दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से इसका पावर 1 और इसका पावर 1, तो ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर जो आ जाएगा रिएक्शन का वो 2 आ जाएगा। इसी को कहते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या कहते हैं, हाँ, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की वजह से इसको कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर, इसको बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं। हाँ, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बाई मॉलिक्यूलर। सेकेंड ऑर्डर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक साथ एक जा रहा है और एक आ रहा है, दोनों पे डिपेंड होता है। तो इस वजह से इसको SN2 को हम सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। तो आराम से पहले इसको नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड करेंगे बट आज इसको कंप्लीट करके रहेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। कंक्लूजन देख लेते हैं SN2 का क्या है। तो फाइनल कंक्लूजन के लिए तो SN2 को आप इस तरीके से करके फिर फाइनल कंक्लूजन ध्यान में रखो, फिर उसी से सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन में, कंक्लूजन ऑफ SN2 सिंपल। पहला क्या है, तो ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है। इसमें जो स्टेप होता है वो क्या होता है, सिंगल स्टेप होता है, सिंगल स्टेप होता है। और रेट जो होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है, हैलो एल्केन पे भी और साथ में एल्कोहल पे भी, दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। क्लियर है? इसके वजह से ऑर्डर इसका 2 आता है और इसी को कहते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट मीन बाई मॉलिक्यूलर। सिंपल, इतना पॉइंट ध्यान में रखोगे। सो फर्स्ट स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शंस, रेट दोनों पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर 2 होगा, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बोलेंगे। सेकेंड चीज, इसमें जो रिएक्टिविटी होगा
रिएक्टिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, एक वर्ड आता है स्टेरिक हिंड्रेंस, इसी को शॉर्ट में कहते हैं SH। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। तो मान के चलो हमारे पास ये दिया हुआ है हैलोएल्केन, बताओ इसकी डिग्री कितनी है, क्या हुआ? तो इसकी ये जो एल्कोहल दिख रहा है, ये जो हैलोएल्केन दिख रहा है, ये मिथाइल है, सिंपल, या इथाइल बोल सकते हो। ये जो है इथाइल है, 2 कार्बन से इथाइल है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी जो डिग्री है, ये जो है, एक मिनट, ये ध्यान से देखो, Cl के साथ वाले कार्बन से एक अल्फा कार्बन के करस्पॉन्डिंग जितने कार्बन रहेंगे उसी से डिग्री डिसाइड करेंगे। तो ये 1 डिग्री है, कैसे? कार्बन के साथ एक कार्बन कनेक्टेड है और 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो 2 कार्बन कनेक्टेड कर दिए, इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। और यहाँ पे देखो 3 कार्बन आपस में कनेक्टेड है, तो ये इसकी डिग्री क्या होगी? 3। अब हमें देखना है तो इसमें से कौन सा हैलोएल्केन ज़्यादा हिंडर्ड है। हिंडर्ड का मतलब जिसके क्रॉसपॉन्डिंग क्राउडिंग ज़्यादा हो। क्राउडिंग का मतलब नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अक्रॉस अल्फा कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये इंपॉर्टेंट है। तो जितना एल्काइल ग्रुप किसी भी अल्फा कार्बन के क्रॉस होगा उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ही ज़्यादा होगा। तो देखो इस अल्फा कार्बन के पास कितने एल्काइल ग्रुप? एक एल्काइल ग्रुप। इस अल्फा कार्बन के क्रॉसपॉन्डिंग कितने एल्काइल ग्रुप? 1 2 एल्काइल ग्रुप। इस अल्फा कार्बन के क्रॉसपॉन्डिंग कितने एल्काइल ग्रुप? 1 2 3, तो 3 एल्काइल ग्रुप। क्लियर है? तो जितने ही एल्काइल ग्रुप उतना ही स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ऑर्डर ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा किस पे आएगा? ऑर्डर ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें तो जितना नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, यहां पे 3 नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में होगा? 3 में। सबसे ज्यादा टर्सरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर 1 डिग्री में, और 1 डिग्री के बाद सबसे कम देखे तो मिथाइल में होगा। क्लियर है? सबसे ज्यादा 3rd डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, 1 डिग्री में, मिथाइल में। यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में होने वाला है? 3rd डिग्री में। अब हम ऊपर में क्या पढ़े हैं? तो रिएक्टिविटी ऑफ SN2 जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस का। तो जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम उसमें रिएक्टिविटी मिनिमम। क्लियर है? तो मिनिमम रिएक्टिविटी किस में होगा? टर्सरी वाले में। मिनिमम रिएक्टिविटी किस में होगा? टर्सरी में। टर्सरी में क्यों होगा? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम है। तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम तो रिएक्टिविटी मिनिमम। रिएक्टिविटी मिनिमम। क्लियर है? तो अब यहां पे अगर ऑर्डर ऑफ SN2 लिखे तो ऑर्डर ऑफ SN2 क्या होगा? सिंपल अगर लिखे तो सबसे ज़्यादा मिथाइल में, फिर किस में? 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और सबसे कम किस में होगा? 3 डिग्री में। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो है SN2 में सबसे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा SN2 में, फिर हाँ सबसे ज़्यादा टर्सरी में, फिर सेकेंडरी 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा SH,
तो ऑर्डर ऑफ SN2 की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा मिथाइल में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में। एक लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन होता है। इस रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, पहले आप ये करो, 2 पॉइंट लिख लो, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये 2 पॉइंट लिख लो आप, बस 2 पॉइंट को और देख लेते हैं, उसके बाद जो है तो फर्स्ट सेकेंड कंक्लूजन, 2 कंक्लूजन और है, उसके बाद हम ये SN2 फिनिश कर लेंगे। 2 कंक्लूजन क्या है, तो इसमें एक प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन होता है, प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन, प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन किसके अंदर, SN2 के अंदर। कैसे, तो एक H ग्रुप इधर था, एक Cl इधर था, एक C ग्रुप इधर था, और यहाँ पे जो था एक H ग्रुप था इस तरीके से। अब जैसे ही इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव अटैक करेगा, तो कैसे, बैक साइड से अटैक करेगा। जैसे ही बैक साइड से अटैक करेगा तो इस पूरे ग्रुप को इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट का मतलब क्या हुआ, ये ग्रुप इधर हो जाएगा, CH इधर ही रहेगा, पहले Cl इधर लगा था, अब ये धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल OH इधर कनेक्ट हो जाएगा, ये दोनों ग्रुप आपस में एक्सचेंज कर जाएगा, HC बन जाएगा, CH बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है ये C हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्लियर है, जो पहले प्लस, हाँ जो पहले क्या हुआ, हाँ ये लास्ट, तो जो पहले प्लस जेड था अब माइनस जेड हो जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस जेड था वो प्लस जेड हो जाएगा। यही प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन है, सिंपली मॉलिक्यूल का इन्वर्ट हो जाना। लास्ट पॉइंट क्या होगा, तो जिस तरीके से वहाँ पे PPS सपोर्ट करता था SN1 को, यहाँ पे APPS सपोर्ट SN2। APPS में हम यूज करेंगे ईथर को, ये ईथर जो है APPS सपोर्ट करेगा SN2 को। तो बस इस सारे डिस्कशन के साथ यहाँ पे SN2 रिएक्शंस जो है, SN2 और SN1 का रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में यही SN1 और SN2 को स्टडी करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे। तो